Hello everyone, how are you? I hope you all are fine and taking good care of yourselves. Today we are going to start our lecture with of science. In the previous lecture we had seen about autotrophs, heterotrophs, the process of photosynthesis, we had also studied about the pitcher plant. Today we are going to start our first topic with saprotrophs. You might have seen packets of mushroom sold in the vegetable market. In the vegetable market, you might have seen the packets of mushroom sold over there. You may have seen fluffy umbrella-like patches growing in moist soils or rotting wood during the rainy season. रेनी सीज़न में आपने एक छोटे छोटे अम्ब्रेला जैसे बहुत ही सॉफ्ट पैचेस ग्रो होते हुए देखे होंगे सॉइल के ऊपर या फिर लकड़ी के ऊपर, जो सड़ती हुई लकड़ी होती है उसके ऊपर ये ग्रो होता है, वो आपने ऐसे देखा होगा। ये ज़्यादातर होता है रेनी सीजन में। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम। तो अब उनको ग्रो करने के लिए किस तरीके के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है और वो न्यूट्रिएंट्स उनको कहाँ से मिलते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगी। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? फंगी। दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन सबसे अलग होते हैं। दे एब्जॉर्व द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड। ये न्यूट्रिएंट्स ये कहाँ से लेते हैं? ब्रेड में से। This mode of nutrition in which organism takes in nutrients from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition। तो ये एक न्यूट्रिशन का मोड है जहाँ पर ये इनको जो न्यूट्रिएंट्स जो इनको चाहिए ग्रोथ करने के लिए वो उनको डेड और डिकेइंग मैटर में से मिलते हैं, जो मर चुके होते हैं और जो सड़ते हैं, सड़ी गले चीज़ें होती है, उनमें से उनको न्यूट्रिशन मिलता है। इस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सच ऑर्गेनिजम्स विथ सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कोल्ड सेप्रोट्रॉप्स। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? सेप्रोट्रॉप्स। फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स। जो हमारे घर पे अचार होते हैं, अचार अगर हम बहुत ज़्यादा टाइम तक यूज़ नहीं करते तो उसके ऊपर एक सफ़ेद वाइट स्पॉट आ जाता है जिसको हम कहते हैं फंगी। इसके अलावा लेदर पे भी होता है, क्लोथ्स पे भी होता है और अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। और ऐसी चीज़ों पर होता है कि जिनको हम हॉट और ह्यूमिड वेदर में काफ़ी लंबे समय तक छोड़ देते हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। इसकी वजह से रेनी सीजन में काफ़ी सारी चीज़ें ख़राब हो जाती है। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मेनेस ऑफ फंगी इन योर हाउस। तो अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं। अब आपके सामने है एक एक्टिविटी। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चन इट विथ वाटर। एक ब्रेड का टुकड़ा लो और उसको थोड़ा गीला कर दो। लीव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2-3 days और until the fluffy patches appear on them। अब उसको 2-3 दिनों के लिए ऐसी जगह पे छोड़ दो जहाँ पर उसके ऊपर वाइट पैचेस आपको दिखने लगे। What is the color of these patches? तो वो पैचेस का कलर क्या होगा? Observe the patches under a microscope or a magnifying glass। तो ये जो पैचेस है उसको मैग्नीफाइंग ग्लास या माइक्रोस्कोप में आप ऑब्जर्व करो ध्यान से। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस इन द नोटबुक। और अपने ऑब्जर्वेशंस को अपने नोटबुक में उतार लीजिए, लिख लीजिए। यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड। तो हमारा ऑब्जर्वेशन कुछ इस तरह से होगा, हमें कॉटन जैसा वाइट स्ट्रक्चर दिखेगा। स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। ब्रेड के पीस के ऊपर एक छोटा वाइट कॉटन जैसा पीस दिखेगा। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन एयर। जो फंगल स्पोर होते हैं वो जनरली एयर में तो होते ही है।
when they land on wet and warm things they germinate and grow. जब उनको वेट और वार्म थिंग्स के ऊपर वो लैंड करते हैं तो वो ग्रो करते हैं, क्योंकि उनको ये वेदर जो होता है वो उनके लिए सूटेबल होता है इसलिए. नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट अवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड. तो इससे क्या आप ये डिसाइड कर सकते हो कि हम अपनी चीज़ों को बिगाड़ने से कैसे बचा सकते हैं. सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स. कुछ ऑर्गेनिजम्स साथ में रहते हैं और शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स दोनों शेयर करते हैं. दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस. इसको हम क्या कहते हैं? सिम्बायोसिस. फॉर एग्जाम्पल, सर्टन फंगी लिव इनसाइड द रूट ऑफ प्लांट. कुछ फंगस जो होते हैं वो प्लांट्स के रूट के अंदर रहते हैं. द प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड्स वाटर एंड सर्टन न्यूट्रिएंट्स. तो जो प्लांट्स होते हैं वो फंगस को न्यूट्रिएंट्स देते हैं और फंगस जो होता है वो उनको वाटर और कुछ दूसरे न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स को चाहिए वो उनको प्रोवाइड करते हैं. इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लिचन्स, क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज़ एन एल्गे एंड ए फंगस लिव टुगेदर. एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है लिचन. तो उनके अंदर एक क्लोरोफिल जैसा पार्टनर होता है जिसको हम कहते हैं एल्गे और फंगस. ये दो एक ही चीज़ में देखने मिलते हैं. द फंगस प्रोवाइड शेल्टर्ड वाटर एंड मिनरल्स टू एल्गे. तो जो फंगस होता है वो जो एल्गे होता है उसको शेल्टर और वाटर प्रोवाइड करता है और एंड इन रिटर्न द एल्गे प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड फूड टू द फंगस. और एल्गे सामने क्या करता है रिटर्न में? तो एल्गे सामने रिटर्न में उसको फूड प्रोवाइड करता है, उसके लिए फूड प्रिपेयर करता है. Now let's move forward to the another topic. How nutrients are replenished in the soil. Means soil को nutrition कैसे मिलता है? Have you seen farmer spreading manure or fertilizer in the field or gardeners using them in the lawn or in the pots? क्या आपने कभी फार्मर को देखा है कि जो अपने खेतों में सबसे पहले दाने डालने के पहले वो उसमें कुछ दवाइयाँ डालता है, या फिर किसी गार्डनर को देखा है जो पॉट्स में कुछ ना कुछ दवाई डालते रहता है? डू यू नो वाई दिस इज़ डन? ये क्यों किया जाता है? यू लर्न दैट प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. हमने आगे देखा कि प्लांट्स जो है वो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल में से. सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग. तो इसी वजह से मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स सॉइल में से कम होते जाएंगे. फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा. तो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स उसके अंदर कौन सी चीज़ें होती है? नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, ये सारी चीज़ें होती है. दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडिड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एनरिच द सॉइल. तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए ये न्यूट्रिएंट्स उसको देने पड़ते हैं. वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ़ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स. अगर न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट जो है वो हम उनकी पूरी करें ढंग से तो प्लांट्स बहुत ही अच्छे ग्रो हो सकते हैं. यूजुअली crop plants absorb a lot of nitrogen and the soil become deficient in nitrogen. तो जो क्रॉप प्लांट होता है वो नाइट्रोजन तो बहुत ही लेगा, तो इसी की वजह से सॉइल में नाइट्रोजन कम हो जाता है. यू लर्न दैट थ्रू नाइट्रोजन गैस इज़ अवेलेबल ए प्लेंटी इन द एयर. प्लांट्स कैनॉट यूज़ इट इन द मैनर दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड. अब हमें ये तो पता है
कि नाइट्रोजन हवा में बहुत ही ज़्यादा प्रमाण में अवेलेबल है, लेकिन जैसे प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं वैसे इसको यूज़ नहीं कर सकते। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्युबल फॉर्म, ये उनको सॉल्युबल फॉर्म में मिलना चाहिए। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ यूजेबल फॉर्म। एक बैक्टीरियम है जिसको हम कहते हैं राइजोबियम, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। बट राइजोबियम कैनॉट मेक इट्स ओन फूड, लेकिन वो अपना खुद का खाना नहीं बना सकता है। सो इट ऑफ्टन लिव्स इन द रूट ऑफ ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड्स देम विथ नाइट्रोजन। तो वो अपना खुद का खाना बना नहीं सकता है, इसलिए वो हमें ज़्यादातर ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स, ये सब जो लेग्यूम्स होते हैं उनके रूट्स पर देखने को मिलता है। ये वहाँ रहता है, उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। इन रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। और जो प्लांट्स होते हैं वो उनको फूड और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, वो बैक्टीरिया को फूड और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। दस दे हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप को हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। दिस एसोसिएशन इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, फार्मर के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। दे कैन रिड्यूस द यूज़ ऑफ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स, इसकी वजह से वो लोग नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स का यूज़ कम कर सकते हैं। वेयर लेग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन, खासकर जहाँ पर लेग्यूमिनस प्लांट्स ग्रो होते हैं। मोस्ट ऑफ द पल्सेस दाल आर ओब्टेन फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स, तो जो पल्सेस होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट से। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, तो हमने ये देखा कि जो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स होते, ये चैप्टर में हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो होते हैं वो होते हैं ऑटोट्रॉप्स, मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासाइटिक और सेप्रोट्रॉफिक, कुछ ही प्लांट्स होते हैं जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, तो वो अपनी ग्रोथ के लिए जो उनको न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ये डिराइव करते हैं। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेटेरोट्रॉप्स सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड, जो सारे एनिमल्स होते हैं वो हेटेरोट्रॉप्स के ग्रुप में आते हैं क्योंकि वो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो है वो पार्शियली हेटेरोट्रॉप्स है। सो हियर वी एंड आवर फर्स्ट चैप्टर एंड you will get your homework within a short period of time. Okay, till we meet next time, goodbye and take care of yourself and all your family members. Goodbye and take care.